ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि कभी-कभी मतलब इतिहास की जो सबसे बड़ी और अहम लड़ाइयाँ होती हैं वो किसी युद्ध के मैदान में या फिर संसद के बड़े-बड़े गलियारों में नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल सही कहा। मतलब कभी-कभी ना देश के पूरे भविष्य को तय करने वाली जो चिंगारी है वो किसी बहुत ही साधारण और लगभग गुमनाम सी जगह से उठती है। और एक ऐसा ही विरोधाभास आज की इस विस्तृत चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। हाँ, और ये विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, कर्नाटक की एक साधारण सी कपड़ा मिल, मतलब धागे, मशीनें और मजदूरों से भरी हुई एक मिल। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि इस मिल के एक छोटे से विवाद ने पूरे देश के लोकतंत्र को एक तरह की तानाशाही में बदलने से बचा लिया? ये सोचना ही अपने आप में बहुत रोमांचक है ना? तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी ऐतिहासिक घटना की तह तक जाने वाले हैं। और हमारा विषय है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, 1980 का मामला। हम स्रोत सामग्री और केस नोट्स के जरिए 1970 के दशक के उस उथल-पुथल भरे दौर में चलेंगे जब भारत की संसद और न्यायपालिका के बीच ना शक्ति की लड़ाई अपने चरम पे थी। एक बहुत ही नाजुक दौर। बिल्कुल। और इस चर्चा का जो मकसद है वो इस जटिल कानूनी और राजनीतिक चक्रव्यूह को बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से समझना है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ और इस विषय पर गहराई से बात करना वाकई बहुत दिलचस्प है। जब हम उस दौर के ऐतिहासिक और कानूनी घटनाक्रम को देखते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये केस सिर्फ एक संपत्ति का विवाद नहीं था। मतलब सिर्फ एक फैक्ट्री के छिन जाने का मामला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ फैक्ट्री या मुआवजे की कहानी नहीं थी। अगर इसे एक व्यापक नजरिए से देखा जाए तो ये उस समय के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक सवाल का जवाब तय करने की लड़ाई थी। और वो सवाल क्या था? सवाल ये था कि इस देश में असल बॉस कौन है। अच्छा। क्या देश की संसद सर्वोच्च है, जो मतलब बहुमत के दम पर कुछ भी कर सकती है, या फिर देश का संविधान सर्वोच्च है, जो हर किसी की शक्तियों की एक सीमा तय करता है। ये एक ऐसा बिंदु था जहां सत्ता, अधिकार और लोकतंत्र का बुनियादी ढांचा सीधे तौर पर टकरा रहे थे। और यही वो टकराव है जो इस पूरे मामले को इतना रहस्यमय बनाता है। तो चलिए ना, कहानी के बिल्कुल शुरुआती बिंदु पर चलते हैं। आखिर ये मिनर्वा मिल्स थी क्या? ये कोई राजनीतिक अखाड़ा तो था नहीं। ये कर्नाटक में स्थित एक प्राइवेट टेक्सटाइल मिल थी, यानी सूती कपड़े बनाने वाला एक कारखाना। जी। 1970 के दशक की बात है। उस समय देश का आर्थिक माहौल काफी अलग था। अचानक एक दिन सरकार की तरफ से यह दावा किया जाता है कि मिनर्वा मिल्स का मैनेजमेंट बहुत खराब तरीके से काम कर रहा है। हाँ, कंपनी घाटे में जा रही थी। बिल्कुल, उत्पादन गिर रहा है। और इसी खराब प्रबंधन का हवाला देते हुए सरकार ने सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स एक्ट 1974 का इस्तेमाल किया और इस मिल का अधिग्रहण कर लिया। उसे अपने कब्जे में ले लिया। यानी इसे प्राइवेट हाथों से छीनकर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब एक नजर में देखने पर ये एक साधारण सी प्रशासनिक कार्रवाई लगती है कि सरकार ने एक बीमार कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया ताकि वो बंद न हो। सतह पर ये बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। उस दौर में सरकारें अक्सर ऐसा करती भी थीं। उनका तर्क होता था कि अगर कोई बड़ी मिल बंद हो गई तो हजारों मजदूर सड़क पर आ जाएंगे, इसलिए सरकार उसे अपने हाथ में ले लेती थी। एक तरह से समाज भलाई का तर्क। सही कहा। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट जो इस पूरी घटना को भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा देता है, वो यहाँ से शुरू होता है। जब सरकार ने मिल का अधिग्रहण किया तो मिल के मालिकों ने हार नहीं मानी। जाहिर है, करोड़ों की संपत्ति थी। बिल्कुल। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक रिट याचिका दायर कर दी। लेकिन यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो उनकी कानूनी रणनीति थी। रणनीति? हाँ, मिल मालिकों की वकीलों की टीम में भारत के महान न्यायविद नानी पालखीवाला भी शामिल थे। अब कोई आम वकील होता तो क्या कहता? यही कि सरकार का अधिग्रहण गलत है, हमारी मिल वापस ले दो। बिल्कुल, या फिर कहता कि हमें इसका सही मुआवजा दो। लेकिन पालखीवाला ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस मिल के अधिग्रहण को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और सीधे 1976 के विवादास्पद 42वें संविधान संशोधन की वैधता को ही चुनौती दे डाली। रुको एक मिनट, इसे थोड़ा धीमा करते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जंप है। हाँ। आपकी मिल सरकार ने ले ली है। हाँ। और अब कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि मुझे मिल का विवाद नहीं सुलझाना। हाँ। मुझे सीधे देश के संविधान में हुए संशोधन को चुनौती देनी है। बिल्कुल, यही हुआ था।
ये तो मतलब ऐसा हुआ कि पुलिस ने आपकी गाड़ी का चालान काटा और आप सीधे मोटर व्हीकल एक्ट को ही असंवैधानिक घोषित करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। ये तो बहुत ही साहसिक कदम था। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने 42वें संशोधन को ही क्यों निशाना बनाया? इसका जवाब उस समय के राजनीतिक माहौल में छिपा है। 42वां संशोधन कोई आम कानून नहीं था। ये आपातकाल के दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा लाया गया था। इमरजेंसी का दौर। हाँ, इस संशोधन का दायरा इतना विशाल था, इसने संविधान के इतने सारे अनुच्छेदों को बदल दिया था कि इसे अक्सर मिनी संविधान भी कहा जाता था। मिनी संविधान। इसके जरिए संसद ने अपने हाथों में लगभग असीमित शक्तियां केंद्रित कर ली थीं। तो नानी पालखीवाला और मिल मालिकों का तर्क ये था कि सरकार ने जिस सिख टेक्सटाइल एक्ट के तहत मिल छीनी है, वो एक्ट खुद उन असीमित शक्तियों का नतीजा है जो 42वें संशोधन ने सरकार को दी हैं। अच्छा, तो जड़ पर वार करना था। वायरस पर हमला किया जाए जिसने पूरी व्यवस्था को बीमार कर रखा है, और वो वायरस उनके अनुसार 42वां संशोधन था। ये रणनीति वाकई कमाल की थी। एक छोटे से संपत्ति विवाद को देश के सबसे बड़े संवैधानिक युद्ध में बदल देना। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जी। इस 42वें संशोधन की उन खास बातों को समझते हैं जिन पर कोर्ट में सबसे ज्यादा बहस हुई। वकीलों ने मुख्य रूप से इस संशोधन की 2 विशेष धाराओं को चुनौती दी थी। यह हिस्सा थोड़ा तकनीकी है, लेकिन लोकतंत्र कैसे काम करता है ये समझने के लिए इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चुनौती किस चीज पर थी? पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी अनुच्छेद 368 में किए गए बदलाव पर। 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 55 के तहत संविधान के अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड जोड़े गए थे, खंड 4 और खंड 5। ओके। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो खंड 4 में सरकार ने संविधान में ये लिखवा दिया कि संसद द्वारा किए गए किसी भी संविधान संशोधन को देश के किसी भी कोर्ट में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब न्यायपालिका के दरवाजे पूरी तरह से बंद। पूरी तरह से बंद। और खंड 5 ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये लिख दिया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई भी सीमा नहीं होगी। रुकिए, क्या उन्होंने सच में नो लिमिटेशंस लिख दिया था? हाँ, बिल्कुल यही शब्द थे, कोई सीमा नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि संसद अगर कल कोई ये तय कर ले कि देश में अब से चुनाव ही नहीं होंगे, या फिर भारत एक लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र होगा, तो कोई अदालत उसमें दखल नहीं दे सकती। बिल्कुल, अदालत कुछ नहीं कर सकती थी। ये तो सीधे तौर पे ये कहने जैसा है कि हम खेल के मैदान में उतर चुके हैं, अब खेल के सारे नियम भी हम ही तय करेंगे, हम नियमों को जब चाहें बदल देंगे, और सबसे बड़ी बात, मैदान में कोई रेफरी या अंपायर सीटी नहीं बजा सकता। संसद जो चाहे, जैसे चाहे, संविधान को बदल सकती थी और कोई जज उस पर सवाल नहीं उठा सकता था। ये तो लोकतंत्र के अस्तित्व पर सीधा प्रहार था। हाँ, अब आते हैं दूसरी चुनौती पर। दूसरी चुनौती थी अनुच्छेद 31C में किए गए बदलाव को, जो संशोधन अधिनियम की धारा 4 के जरिए किया गया था। ठीक है। इसे समझने के लिए हमें संविधान के 2 मुख्य हिस्सों को देखना होगा। एक है भाग 4, जिसे नीति निदेशक तत्व या DPSP कहते हैं। नीति निदेशक तत्व, हाँ। ये सरकार के लिए एक तरह के दिशा निर्देश या लक्ष्य है कि उसे समाज की भलाई, गरीबी हटाने या कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए। और दूसरा है भाग 3, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो एक तरफ सरकार के लक्ष्य हैं और दूसरी तरफ आम इंसान की आजादी। तो 42वें संशोधन ने इसमें क्या गड़बड़ की? 42वें संशोधन ने इस बुनियादी ढांचे को ही पलट कर रख दिया। धारा 4 के जरिए सरकार ने ये नियम बना दिया कि अगर वो DPSP के किसी भी लक्ष्य को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो उस कानून को अदालत में इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अच्छा, तो मतलब DPSP ऊपर हो गए। सरल शब्दों में कहें तो सरकार ने अपनी नीतियों और तथाकथित समाज भलाई के लक्ष्यों को एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों से ऊपर रख दिया। DPSP को मौलिक अधिकारों पर पूरी तरह से सर्वोच्चता दे दी गई। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। जी बिल्कुल। 1970 के दशक का भारत एक गरीब देश था। जी। देश को तेजी से विकास की जरूरत थी, आर्थिक समानता की जरूरत थी। अगर सरकार समाज के एक बड़े वर्ग की भलाई के लिए या गरीबी दूर करने के लिए कोई नीति ला रही है जो कि DPSP का हिस्सा है, और उसमें किसी एक व्यक्ति
या कुछ लोगों के संपत्ति के अधिकार या व्यापार की स्वतंत्रता आड़े आ रही है, तो क्या सरकार का ये तर्क सही नहीं था कि बहुजन हिताय यानी बड़े सामाजिक हित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या मौलिक अधिकारों पर इतना जोर देना विकास के रास्ते में रुकावट नहीं था? ये एक बहुत ही शानदार तर्क है और ठीक यही तर्क उस समय सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा था कि जब हम करोड़ों गरीबों के लिए काम कर रहे हैं तो कुछ मिल मालिकों के अधिकारों की परवाह क्यों करें? लेकिन इसके पीछे का खतरा बहुत गहरा था। वो कैसे? जरा एक उदाहरण से सोचिए। मान लीजिए सरकार कहती है कि हमें पूरे शहर की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा हाईवे या अस्पताल बनाना है। ये एक डीपीएसपी का लक्ष्य है, समाज की भलाई है। बिल्कुल। लेकिन इस हाईवे के रास्ते में आपका घर आता है। सरकार बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना आपको उचित मुआवजा दिए रातों रात आपको बेदखल कर देती है। अरे, और जब आप न्याय मांगने कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट कहता है, माफ कीजिए, सरकार ने ये काम डीपीएसपी के तहत किया है, इसलिए आपके मौलिक अधिकार अब मायने नहीं रखते। तो मतलब कोई सुनवाई ही नहीं? समस्या ये नहीं है कि सरकार विकास करना चाहती है। समस्या ये है कि इस नियम ने बड़ा सामाजिक हित को एक ऐसा हथियार या बहाना बना दिया था जिसका इस्तेमाल करके सरकार किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत आज़ादी को कुचल सकती थी और उसे अदालत जाने का हक भी नहीं था। ये एक ऐसी ढलान थी जो सीधा तानाशाही की तरफ जाती थी। ओह, अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है। अगर आप ग्रेटर गुड के नाम पर हर बुनियादी अधिकार को रद्द करने लगेंगे तो अंततः कोई अधिकार बचेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो इन सब का मतलब ये हुआ कि देश की सर्वोच्च अदालत के सामने एक अभूतपूर्व स्थिति खड़ी हो गई थी। एक तरफ एक सूती कपड़ा मिल के अधिग्रहण का मामला था और दूसरी तरफ देश के संविधान की आत्मा दांव पर लगी थी। सही कहा आपने। इन भारी भरकम सवालों को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ बैठी। इस ऐतिहासिक पीठ में उस समय की चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ भी शामिल थे। बिल्कुल। और अब उनके सामने सिर्फ एक कारखाने का फैसला नहीं था, बल्कि भारत के लोकतंत्र के भविष्य को तय करने वाले 2 सबसे बड़े सवाल खड़े थे। बिल्कुल। और वो 2 सवाल क्या थे, ये इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। तो पहला सवाल क्या था? पहला बड़ा सवाल ये था, क्या संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति सच में असीमित है? क्या संसद ये नियम बना सकती है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती? क्या न्यायपालिका को पूरी तरह से पंगु बनाया जा सकता है? और दूसरा सवाल? दूसरा बड़ा सवाल, क्या सरकार की नीतियों और लक्ष्यों को देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के ऊपर रखा जा सकता है? ये दोनों सवाल सीधे तौर पर ये तय करने वाले थे कि भारत में नागरिक बड़ा है, सरकार बड़ी है या संविधान बड़ा है। कोर्टरूम का माहौल उस समय तो कल्पना करने लायक रहा होगा। बिल्कुल। महीनों तक तीखी बहसें चली थीं। और फिर महीनों की बहस के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया। 31 जुलाई 1980। ये वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और अगर कानूनी दुनिया के संदर्भ में देखें तो कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया था। यहाँ एक बहुत ही बारीक और दिलचस्प कानूनी विवरण जोड़ना महत्वपूर्ण है। जी, बताइए। 4-1 के बहुमत का मतलब है कि 5 में से 4 जज एक तरफ थे और उन्होंने एक सुर में फैसला दिया। जो एक जज पूरी तरह सहमत नहीं थे, वो थे जस्टिस पीएन भगवती। अच्छा, उन्होंने असहमति जताई थी? उन्होंने अपना एक आंशिक असहमति वाला निर्णय दर्ज किया था। जस्टिस भगवती डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के संतुलन वाले मुद्दे पर बहुमत से कुछ अलग राय रखते थे। हालांकि लोकतंत्र और न्यायपालिका के नियमों के अनुसार बहुमत का फैसला ही कानून बना। और इसी बहुमत के फैसले ने भारत के संवैधानिक इतिहास में 3 बहुत ही मजबूत स्तंभ खड़े कर दिए, जिन्होंने 42वें संशोधन के उन विवादित और खतरनाक हिस्सों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल। तो चलिए अदालत के उस निर्णय के उन 3 मुख्य स्तंभों को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला स्तंभ था, सीमित शक्ति ही मूल ढांचा है। जी। कोर्ट ने 42वें संशोधन की धारा 55 को, जिसमें संसद को असीमित शक्ति दी गई थी और कहा गया था कि संशोधन की कोई सीमा नहीं है, उसे सीधे तौर पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने जो तर्क दिया ना, वो सच में इतना शानदार और तार्किक था कि उसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। क्या तर्क था वो? कोर्ट ने कहा कि संविधान ने संसद को संशोधन करने की जो शक्ति दी है, वो मूल रूप से एक सीमित शक्ति है। संविधान बनाने वालों ने कभी नहीं चाहा था कि संसद जो चाहे वो बदल दे। अब कोर्ट ने यहाँ एक
बहुत ही बुनियादी तार्किक सवाल पूछा, जिसके पास पहले से ही केवल एक सीमित शक्ति है, क्या वो उसी शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को असीमित शक्ति दे सकता है? अरे वाह! ये तो पूरी तरह से असंभव है। कोई भी संस्था जो खुद संविधान से पैदा हुई है, वो संविधान से बड़ी कैसे हो सकती है? ये तर्क तो वाकई मास्टर स्ट्रोक था। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको एक कमरे को सजाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो आप उस जिम्मेदारी का फायदा उठाकर पूरे घर को ही अपने नाम नहीं कर सकते। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद अपनी इस सीमित संशोधन शक्ति का उपयोग करके संविधान को नष्ट नहीं कर सकती। ये सीमित शक्ति अपने आप में संविधान का एक मूल ढांचा है, जिसके साथ किसी भी हाल में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बिल्कुल। अब आते हैं फैसले के दूसरे मुख्य स्तंभ पर, जो था न्यायिक समीक्षा। सरकार ने तो लिख दिया था कि अदालतें संसद के बनाए संशोधन की तरफ देख भी नहीं सकती। इस पर कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्यायिक समीक्षा भी संविधान के मूल ढांचे का एक अटूट हिस्सा है। ये एक ढाल है जो आम नागरिक को सरकार की मनमानी से बचाती है। बिल्कुल, एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम। हाँ, अगर अदालत से ये अधिकार ही छीन लिया जाए कि वो संसद के कानूनों की समीक्षा कर सके, तो इसका मतलब होगा कि संसद जो चाहे वो कानून बना दे, चाहे वो कितना भी क्रूर क्यों न हो। और अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र को एक तानाशाही में बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। इसलिए कानूनों की वैधता परखने के लिए अदालत के दरवाजे हमेशा खोले रहने चाहिए। आप जजों की आंखों पर पट्टी बांधकर ये नहीं कह सकते कि अब देश में सब कुछ सही चल रहा है। क्या बात है। और अब बारी है तीसरे और सबसे मशहूर स्तंभ की, सामंजस्य और संतुलन का सिद्धांत। जी। इस सिद्धांत के तहत कोर्ट ने 42वें संशोधन की धारा 4 को रद्द कर दिया। याद है ना, यही वो धारा थी जिसने नीति निदेशक तत्वों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों से ऊपर रख दिया था। बिल्कुल। यहाँ पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले में एक ऐसा बयान दिया जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। ये एक ऐसा शानदार रूपक है जो आज भी लॉ स्कूलों में पढ़ाया जाता है। हाँ, वो रथ वाला रूपक। बिल्कुल। चीफ जस्टिस ने कहा, भारतीय संविधान की नींव भाग 3 यानी मौलिक अधिकार और भाग 4 यानी नीति निदेशक तत्व के बीच संतुलन पर टिकी है। ये एक ही रथ के दो पहिए हैं। एक ही रथ के दो पहिए, ये कितना सटीक, गहरा और खूबसूरत रूपक है। बहुत ही खूबसूरत है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और बहुमत की बेंच ने इसका बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया। उन्होंने समझाया कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के दुश्मन या विरोधी नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, एक बेहतर समाज का निर्माण। मौलिक अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि नागरिक आज़ाद रहें और नीति निदेशक तत्व ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य उनके कल्याण के लिए काम करे। अब जरा उस रथ की कल्पना कीजिए। जी। तो क्या वो रथ सीधा चल पाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो गिर जाएगा। वो रथ या तो गोल गोल घूमने लगेगा या फिर पलटकर क्रैश हो जाएगा। एक को दूसरे के ऊपर रखने का मतलब है संविधान के सामंजस्य को नष्ट करना, और ये सामंजस्य भी संविधान के मूल ढांचे का ही हिस्सा है। ये सच में एक ऐसा फैसला था जिसने एक झटके में बहुत सारी चीजों को एकदम स्पष्ट कर दिया। ये सिर्फ कानूनी जीत नहीं थी, ये एक वैचारिक जीत थी। एकदम सही बात है। तो आज के इस पूरी लंबी और दिलचस्प चर्चा के आधार पर अगर हम मुख्य निष्कर्ष निकालें तो 3 बातें शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। पहली, इस देश में संविधान ही सर्वोच्च है, संसद या कोई सरकार नहीं। संसद को अपनी सारी शक्तियां संविधान से ही मिलती हैं, इसलिए वो संविधान को ही निगल नहीं सकती। दूसरी बड़ी बात, नागरिकों के मौलिक अधिकार और सरकार के नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक है। हाँ, दोनों के बीच एक स्वस्थ संतुलन जरूरी है। आप किसी एक को कुचलकर दूसरे को लागू नहीं कर सकते। और तीसरी सबसे अहम बात, संसद चाहे कितने भी भारी बहुमत से सत्ता में आए, चाहे उसके पास कितनी भी सीटें क्यों ना हो, वो संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। संविधान की आत्मा को नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। ये निष्कर्ष इस बात को साबित करते हैं कि मिनर्वा मिल्स का मामला सिर्फ वकीलों, जजों या कानून के छात्रों तक सीमित रहने वाली कोई बोरिंग केस स्टडी नहीं है। जी। श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि सरकारें अपनी सत्ता के नशे में या किसी बड़े लक्ष्य के नाम पर रातों रात हमारी स्वतंत्रता और समानता के बुनियादी अधिकारों को नहीं छीन सकती। इसने सत्ता के उस खतरनाक असंतुलन को रोका और ये तय किया कि न्यायपालिका लोकतंत्र के एक मजबूत प्रहरी के रूप में खड़ी रहे। जब हम इस तरह के मामलों की गहराई में जाते हैं तो यह एहसास होता है कि आज हम जन अधिकारों का इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं,
वो कितनी लंबी लड़ाइयां और कितनी मजबूत नींव पर टिकी हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं गहरे विचार की ओर ध्यान खींचना चाहूंगी, जो इस केस की सबसे बड़ी सीख है। जी बताइए। आज हमने देखा कि कैसे कर्नाटक की एक अकेली कपड़ा मिल का कानूनी कदम भारत के पूरे संविधान को बचा सकता है। यह सोचने वाली बात है कि आज के दौर में जब अक्सर ये महसूस होता है कि बड़ी व्यवस्थाओं, असीमित सत्ता और भारी भरकम सिस्टम के सामने एक आम आदमी की आवाज की कोई अहमियत नहीं है, तब क्या ये घटना हमें ये याद नहीं दिलाती कि सही सवाल पूछने की ताकत कितनी बड़ी होती है? अगर कोई सही तर्क के साथ सही जगह पर खड़े होकर सवाल पूछता है, तो एक साधारण सी आवाज भी इतिहास का रुख बदल सकती है और सबसे शक्तिशाली तंत्र को भी उसकी सीमाएं याद दिला सकती है। ये वाकई एक बहुत ही विचारशील बिंदु है। सही सवाल पूछने की ताकत कभी कम नहीं होती, बस पूछने का हौसला चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और इतिहास के ऐसे ही पन्नों के साथ फिर मिलेंगे।